हम लोग मेंस का पीवाई की क्वेश्चंस देख रहे थे और आज हम लोग आखिरी चैप्टर फिजिक्स क्लास 11th का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने ऑक्सीलेशन खत्म किया था और अगर टॉपिक वन ऑक्सीलेशन का और टॉपिक वन वेव का देखें ना तो दोनों में काफी ज्यादा समानता है। दोनों का अगर हम लोग इक्वेशन देखें फार्मूला का तो वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलग चैप्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है पहला, और दूसरा इससे रिलेटेड टॉपिक वन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारा फार्मूला लिख लेंगे, मतलब जो वेव का इक्वेशन होता है वो। और फिर उस इक्वेशन पर जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक वन में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो वो 20 क्वेश्चन हम लोग एक 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेंगे। देखेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा फार्मूला है, उस फार्मूला को मतलब कि सिर्फ फार्मूला उतना समझ लेने से किस तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो पिछला चैप्टर जो ऑक्सीलेशन पढ़े थे उसमें क्या था, इक्वेशन y बराबर था a sin ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ए ऑक्सीलेशन का था और जब वेव के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ए बन जाता है ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर एक नया टर्म के एक्स दिख रहा है। ए प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस तो ए बताएगा कि हमारा जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या फिर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ए प्लस साइन है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो वेव होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और अगर माइनस साइन होगा तो बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा है मेंस में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं के एक्स का जरूरत क्यों पड़ा। तो एक्चुअली ये जो वेव होता है ना, वेव जैसे पिछला चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे उसमें बस एक पार्टिकल होता था, वो आगे या पीछे इस तरह से मूव कर रहा होता था ऑक्सीलेशन में, बस यही हो रहा था। पेंडुलम का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो आगे पीछे एक पार्टिकल जो था मूव कर रहा था। पर वेव में एक पार्टिकल मूव नहीं करेगा, ये एक डिस्टर्बेंस होता है। एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं सारा पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप पानी में अगर एक छोटा सा पत्थर गिराएंगे तो बहुत सारा वेव ऊपर नीचे एक साथ होकर के, मतलब एक साथ बहुत सारा पार्टिकल ऊपर आएगा, एक साथ बहुत सारा पार्टिकल नीचे आएगा, एक साथ फिर ऊपर, मतलब एक साथ कई सारा पार्टिकल एक निश्चित पोजीशन पर पहुंचता है, ठीक है। तो वेव जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि t बराबर 0 सेकंड पर या t बराबर 1 सेकंड पर बताओ कि सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। या एक किसी स्पेशल पार्टिकल को भी टारगेट किया जा सकता है, बोल देगा कि चलो x बराबर 2 ले लो, ठीक है, 2 मीटर का डिस्टेंस, मान लो 2 मीटर यहाँ पर आ रहा है या 2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है। तो ये पूछ सकता है कि t बराबर 0 पर या फिर t बराबर 1 पर बताओ कि ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा। एग्जाम्पल के लिए चलो हम यहाँ पर t बराबर 0 पर पता करना चाहते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पर होगा। तो जब t इसमें 0 ले लेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a साइन t, 0 हो गया पूरा, a x प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ पर t बराबर 0 पर बहुत सारा पार्टिकल है ना, t बराबर 0 पर बहुत सारे पार्टिकल, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना, हम लोग चाहे तो सारे पार्टिकल का पोजीशन पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, अब देखो ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पर जो वाइब्रेट कर रहा है इसका डिस्टेंस मान लो x से 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर होगा, इसका 1 सेंटीमीटर होगा, इसका 1.5 सेंटीमीटर होगा, उसका 2 सेंटीमीटर होगा। हम लोग सिर्फ 0.1 यहाँ पर पुट कर देंगे ना तो इस पार्टिकल को बता देगा कि y एक्स कहाँ पर है। अगर हम लोग 1 x बराबर 1 सेंटीमीटर पुट कर देंगे तो वो बता देगा कि ये पार्टिकल अभी कहाँ पर होगा। मतलब t बराबर 0 पर ही हर पार्टिकल का एक साथ हम लोग जगह पता कर लिए कि कौन कहाँ पर है। तो ये फर्क होता है ऑक्सीलेशन में और वेव में, मतलब वेव में मल्टीपल पार्टिकल्स का इक्वेशन होता है ये सारा, ठीक है, और ये जो था एक सिंगल पार्टिकल का इक्वेशन था। इसमें हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़े थे, v बराबर था, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी देखोगे तो a ओमेगा, और ऐसे नॉर्मल वेलोसिटी देखोगे तो उस चैप्टर में जो था वो था a इंटू ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक किसी पोजिशन में वेलोसिटी निकालने का तरीका। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो बहुत सारे पार्टिकल का एक साथ वेलोसिटी निकलेगा और a हो जाएगा ओमेगा बाई k के बराबर। और k बराबर कितना होता है, k क्या है, k हमारा वेव नंबर है। वेव नंबर का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल अगर एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कर लेता है तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में वो टोटल 360 डिग्री 2 पाई एंगल बनाएगा, है ना, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में 2 पाई एंगल बनाएगा। अब मान लो कि लैम्डा क्या है, लैम्डा एक डिस्टेंस है ना, लैम्डा डिस्टेंस है कि एक, जैसे मान लो कि ए वाला है तो लैम्डा हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर मान लो कि यहाँ से लेकर के पार्टिकल यहाँ तक आने में तो इतना दूर का डिस्टेंस लैम्डा है, तो हमसे पूछ सकता है कि ऐसा ऐसा बताओ कितना लैम्डा बन रहा है, वही होगा ना कितना नंबर ऑफ वेव बन रहा है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारा वेव हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करेंगे और एक 2 पाई टोटल डिस्टेंस और एक छोटा डिस्टेंस लैम्डा डिवाइड कर देंगे ना, तो हम लोग क्या मिल जाएगा,
के का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब के का वैल्यू हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा करके निकाल सकते हैं। और जब वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी बराबर क्या करेंगे, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। तो दो बेसिक इक्वेशन याद रखना है, एक तो लैम्डा बराबर v इंटू टी के बराबर होता है जो कि क्लास 9 में भी बताया गया था, और एक तो और हम लोग क्या याद रख लेंगे, 2 पाई बराबर के इंटू, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अगर 2 पाई निकालेंगे तो के लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई बराबर के इंटू लैम्डा। अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ला सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा को रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई बराबर कितना, के इंटू लैम्डा की जगह पर वी टी, और 2 पाई बाई टी, अगर टी को इस तरफ लेकर के चले आए तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू वी। 2 पाई बाई टी को क्या बोलते हैं, 2 पाई बाई टी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू वी। इससे ये फार्मूला हम लोग का प्रूफ भी हो जाता है। मतलब ये फार्मूला प्रूफ करना रहा तो काफी सिंपली आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। तो ये इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी है। जो टॉपिक 1 हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो सारा क्वेश्चन इसी टर्म में रहेगा। इसका एक और इक्वेशन होता है, वेव को लिखने का एक और तरीका है। वेव को हम लोग दो इक्वेशन लिख करके, 2 या 3 इक्वेशन लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो ए याद रख लेना है, और एक और हम लोग लिख देते हैं, वो भी याद करके रखना है। ए होता है y बराबर एक्स प्लस माइनस वी टी। ठीक है, ए वाला भी याद रखना है फार्मूला। ठीक है, इस फॉर्म में भी अगर कहीं पर कोई इक्वेशन मिलता है तो समझ लेंगे कि वो वेव का इक्वेशन है। यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस वही मतलब होगा, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो या तो हम लोग ए फार्मूला याद रखेंगे, मतलब ए याद रखेंगे ये दोनों से ही, मतलब जो PYQ है ना मेंस में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, दोनों ही इक्वेशन को लेकर के। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्या दे करके रखा है, और इतना थ्योरी जान लेने के बाद वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ये हो गया टॉपिक का नाम। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या हो गया, बेसिक ऑफ मैकेनिकल वेव, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है, और इससे रिलेटेड जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है, एज्यूम दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस का, डेल पी का। तो ठीक है, क्रिएटेड बाय साउंड वेव, साउंड वेव के द्वारा एक क्रिएट किया जा रहा है प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट फर्दर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। डिस्प्लेसमेंट स्पीड ऑफ साउंड पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। सारा वैल्यू दे करके रखा है। देन एस विल भी, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा। इसको अगर एक वेव इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल पी बराबर डेल पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। ठीक है, इस टाइप से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक वेव के फॉर्म में करेंगे तो वही हो गया साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी और प्लस 5। यही था वेव का इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर इस पी नोट का बात करें ना, तो ये जो डेल पी नोट होता है वो बराबर होता है रो भी ओमेगा इंटू ए के। ठीक है, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ए निकालने जाएंगे तो ए फार्मूला आ जाएगा डेल पी नॉट डिवाइडेड बाई रो भी इंटू ओमेगा। ओमेगा की जगह पर हम लोग 2 पाई एफ ले सकते हैं ओमेगा, या फिर हम लोग अगर देखें ना तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, क्योंकि ओमेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा डेल पी नॉट डिवाइडेड बाई रो भी इंटू एफ। ठीक है, ओमेगा एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम लोग इस तरह से ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक एक कर सबका वैल्यू पुट कर दे, पी नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 पास्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 ले लिए। रो का वैल्यू 1 दिया हुआ है, भी का वैल्यू कितना दे रखा है 300, और एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, ए दे रखा है 1000, और ए मीटर में आएगा। मीटर को अगर हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 और करना पड़ेगा, तो ये 1000 कैंसिल, ए कैंसिल, मतलब कुल मिला के 1/30 मिलीमीटर आ रहा है। इसको हम लोग 3/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 3/90, या फिर अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं 3/100 mm के बराबर आ रहा है। 3/100 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन कब का पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखना था कि ये जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, रो भी ओमेगा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो ए एक एक्स्ट्रा फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, जो कि कभी कभार आता है, पूछता है, यूज होता है। इसका चाहे तो प्रूफ भी किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा आसान है। प्रेशर फोर्स बटा एरिया से ही ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है,
फॉर ए ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स। ठीक है, एक हम लोग वेव बना लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव बना लेते हैं इस तरह से, और ए बोल रहा है कि दो पीक्स, अच्छा दो पीक्स, ए नहीं बोला कि दो कंजिक्यूटिव पीक्स लेना है, दो पीक्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, दो पीक्स हम लोग इस तरह से बहुत सारा वेव, बहुत सारा पीक्स और बहुत सारे क्रिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ट्रफ बना लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि किसी भी दो पीक के बीच का डिस्टेंस जो है, हम चलो इन दोनों के बीच का ले लेते हैं। कितना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स इज 5 मीटर, तो ए हो गया 5 मीटर। इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक कोई भी दो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहला और तीसरा दिया हुआ हो या फिर पहला या पांचवा दिया हुआ हो सकता है कोई भी दो, पहला और तीसरा, पहला छठा, पहला नौवां, ऐसे करके कुछ भी दे देगा। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा ना, वो कितना होता है, 1 लैम्डा होता है। यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा, अगर तीन के बीच का दिया हुआ होगा 3 लैम्डा, अगर n के बीच का दिया हुआ होगा ना तो वो बन जाएगा n लैम्डा। तो हम लोग ले लेते हैं n1 लैम्डा इज इक्वल टू 5 मीटर, ये हम लोग का इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके अनुसार हम लोग किए, दो पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो हम लोगों ने नोट कर लिया। आगे क्या बोल रहा है, व्हाइल द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ, वन क्रिस्ट, चलो हम लोग पहला क्रिस्ट ये वाला है, एक क्रिस्ट ले लेते हैं और एक ट्रफ, ट्रफ या तो ए ले सकते हैं या फिर ए लग सकते हैं, मतलब या तो पहला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें ना तो वो तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा लैम्डा होता है, तो आधा दूर में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लेकिन अगर ए इन दोनों के बीच में दिया हुआ होगा तो कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ तक 2 लैम्डा बाई 2, यहाँ तक 3 लैम्डा बाई 2, फिर हो जाता है 3 लैम्डा बाई 2। और अगर मान लो कि यहाँ करना दे करके यहाँ पर अगर दिया होगा तब 4 लैम्डा बाई 2, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, मतलब ये 100% श्योर है ना कि ऑड लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ऑड लैम्डा बाई 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो ऑड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 कर लेते हैं, 2n प्लस n1 तो ऊपर ले चुके हैं, हम यहाँ पर n2 ले लेते हैं, 2n2+1 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। अब ये कुछ वैसा ही आएगा, n2 0 लेंगे तो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस, अगर n2 मान लो कि पहला और दूसरा के बीच में लिया होगा तो n बराबर 2 रखेंगे, तो 4 1 5, 5 लैम्डा बाई 2 है ना, और अगर मान लो कि यहाँ पर 1 रखते हैं तो 3 लैम्डा बाई 2, मतलब अब हमेशा ये ऑड ही आ रहा है, तो हम लोग का जो एज्यूम किया हुआ वैल्यू है n1 और n2 वो सही डायरेक्शन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके n1 और n2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n2+1 बाई 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.5। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने से n1 और n2 के बीच में एक रिलेशन बन जाएगा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2n1 बटा 2n2+1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5/1.5 या 15/10 इसको कर लेते हैं। ठीक है, 5 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि 6n1 इज इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 6n1 या फिर एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, 2 कटेगा और ये 10 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो मतलब कि 3n1, हम लोग का इक्वेशन आ रहा है 3n1 इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10n2+5, इस टाइप का रिलेशन बन रहा है n1 और n2 के बीच में। यहाँ से n1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, n1 हम लोग का आ जाएगा 10n2+5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n1 और n2 के बीच में हमारा रिलेशन आ चुका है। अब हम लोग जानते हैं कि n1 और n2 क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। यहाँ पर n1 और n2 की जगह पर 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग को पुट करके देखना है, और दोनों का दोनों इंटीजर ही होना चाहिए। अगर n2 का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो a 10 और 5 15/3, n1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि n2 अगर हम लोग 1 लेते हैं तो n1 कितना आएगा 5 आएगा, और उस केस में लैम्डा कितना आ जाएगा, इस केस में हम लोग का लैम्डा जो आएगा, लैम्डा का वैल्यू कितना था n1 लैम्डा बराबर 5, n1 की जगह पर कितना है 5, मतलब 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, n2 के जगह पर अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 20 और 5 25 कैंसिल नहीं होगा, 3 लेकर के देखते हैं, 30 और 5 35 नहीं कटेगा, 4 लेंगे तो 40 5 45, 4 ले सकते हैं। n2 अगर हम लोग 4 लेंगे तो n1 का वैल्यू कितना आएगा 4, 40 5 45, 45 बटा 3 15, और इस समय लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर n1 बराबर हम लोग 15 लेते हैं तो n1 की जगह पर 15 लैम्डा 5 1/3 आ जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन है 1/3 का। उसके बाद n2 का वैल्यू अगर हम लोग
5 लेंगे तो 50 और 5 55 नहीं कटेगा। 6 लेंगे तो 60 और 5 65 नहीं कटेगा। 7 लेंगे तो 70 और 5 75। 7 ले सकते हैं, 75/3 कितना हो जाएगा? 75/3 25। और इस केस में लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर n1 का वैल्यू 25 लेते हैं तो 25 लैम्डा 5 के बराबर, तो लैम्डा बराबर 5/25 मतलब कि 1/5। तो इस तरह से लैम्डा हम लोग का वैरी करेगा कितना? 1, 1/3, 1/5। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 का। 2 का सही ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हालांकि यहाँ पर एक इक्वेशन से भी पता चल रहा है नेगेटिव साइन है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही ये जाएगा। इस स्नैपशॉट एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पर इसका जो स्नैपशॉट होगा वो फिगर में दे रखा है, मतलब टी बराबर 0 पर इसका हर पार्टिकल का जो पोजीशन होगा ना, हमने बताया था कि वेव क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल का पोजीशन एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर टी बराबर जब 0 कर देंगे तो हर एक पार्टिकल का, चाहे एक्स बराबर 0 हो, एक्स बराबर 1 हो, 2 हो, 3 4 हो, कोई भी हो, हर पार्टिकल का पोजीशन जो है ना यहाँ पर ए दिखा दिया है। बस ध्यान नहीं रखना है कि पार्टिकल सारा का सारा जो वेव है ना आगे की ओर मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर दिस वेव द फेज फाई इज, टी बराबर 0 पर इसका जो फेज होगा वो कितना होगा? तो टी बराबर 0 पर फेज निकालने के लिए हमको एक हिंट तो यहाँ पर दे रखा है, चलो ये नोट कर लेते हैं। वाई बराबर ए साइन के एक्स ओमेगा टी का वैल्यू क्या ले लेंगे? टी का वैल्यू यहाँ पर 0 बोल करके रखा है कि टी बराबर 0 पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है। तो टी बराबर जब 0 ले लेंगे तो ए बन जाएगा के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ से तो फेज का पता कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि वेव जब आगे बढ़ रहा है तो टी बराबर 0 पर इस वेव का जो स्लोप है वो क्या है? निगेटिव है। तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप मतलब क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होगा? dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो ए बन जाएगा ए, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर के वो नोट कर लेते हैं, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, इतना बन जाएगा। और ये जो हम लोग स्लोप ले रहे हैं एक्स बराबर 0 पर ले रहे हैं, ये स्लोप कब ले रहे हैं? एट एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पर dy बाई डी एक्स जो हमारा है उसका वैल्यू हो जाएगा ए के कॉस, एक्स की जगह पर 0 रख लेंगे तो कॉस फाइव। ठीक है, एक्चुअली हम लोग को अभी भी dy बाई डी एक्स का जो एग्जैक्ट स्लोप है, स्लोप का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग बस इतना बता सकते हैं कि हमारा जो ए के कॉस फाइव जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। यहाँ से फिगर में देख करके सिर्फ हम लोग ए बता सकते हैं कि ए के कॉस फाइव जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर कॉस फाइव क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो कॉस फाइव लेस देन 0 कब होगा? कॉस फाइव लेस देन 0 -π/2 पर होगा। अगर फाइव की जगह पर -π/2 लेते हैं तो अगर हम लोग कॉस का एक ग्राफ प्लॉट कर ले तो उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ कि कॉस फाइव निगेटिव हो कहाँ पर है, जो ऑप्शन दे रखा है उसमें। तो ए यहाँ से स्टार्ट होगा, ए हो जाएगा π/2। ठीक है, ए हो गया π/2, ए हो जाएगा पाई, ए हो जाएगा 3π/2, और इस तरफ अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ए हो जाएगा -π/2। अब हम लोग को ए चेक करना है कि cos फाइव जो है ना लेस देन 0 कहाँ पर हो रहा है, तो -π/2 पर नहीं हो रहा है, -π/2 पर एग्जैक्ट 0 है। अगर +π/2 पर चेक करें तो यहाँ पर भी ए एग्जैक्ट 0 हो रहा है, तो +π/2 वाला ऑप्शन ए ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब ए दो ऑप्शन तो पहले ही हट गया। उसके बाद अगर 0 पे बात करें तो 0 पर इसका जो cos फाइव का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव +1 होता है, तो ये 0 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद जब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं पाई यहाँ पर देख रहे हैं कि ए क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पाई हो जाएगा। और ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि जब हम लोग एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ रहा है। तो अगर एक्स यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वाई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन फाइव। और साइन फाइव 0 कब कब होता है? ये तब होगा ना जब फाइव का वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर फाइव का वैल्यू पाई हो। 180 डिग्री पर भी ये 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा था कि 0 भी हो सकता है आंसर, पाई भी हो सकता है, और यहाँ दोनों का दोनों ऑप्शन भी दे रखा था। अब दूसरा हम लोग को ए इसको स्लोप को लेकर के पकड़ना था। जब इसका स्लोप निकाले ना तो cos फाइव निगेटिव आया, और अब हम लोग को चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है जो cos फाइव को निगेटिव बना रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरा इसका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। मतलब फाइव का वही आंसर सही आंसर होगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 दे रहा है एक्स बराबर 0 पर, और दूसरा इसका स्लोप जो है निगेटिव दे रहा है एक्स बराबर 0 पर। ये दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो हम लोग का आंसर होगा, इसलिए हम लोग का सही आंसर कौन सा हो रहा है? बी।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ए स्मॉल स्पीकर डिलीवर 2 वाट ऑफ ऑडियो आउटपुट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर विल वन डिटेक्ट 120 डेसिबल। तो 120 डेसिबल इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे 10 log आई बटा आई नोट, जहाँ पर आई नोट क्या है रेफरेंस वैल्यू है। आई नोट का वैल्यू ये लोग कितना दे रखा है 10, यहाँ पर लॉग दे रखा है, लॉग मतलब क्या होता है बेस 10 हो जाएगा। तो 10 log आई का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है और आई नोट का वैल्यू कितना दे रखा है 10 to the power -12। यहाँ पर 10 to the power -12 नोट कर लेंगे, ठीक है, जो कि गिवन है। अब आई का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, आई बराबर होता है पी बटा 4πr²। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और सबसे पहले तो 120 को 0 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 12 बराबर हो जाएगा log आई बटा 10 to the power -12 और ए बेस इसका 10 है। अगर यहाँ से log हम लोग हटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12 इज इक्वल टू आई बटा 10 to the power -12। यहाँ से अगर आई निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 के पावर 12 10 के पावर -12, मतलब 10 के पावर 12 -12 0, मतलब कि 1। आई का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब आई का वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा पी पावर कितना दे रखा है 2 वाट दे रखा है 2 बटा 4πr²। अब यहाँ से r² हम लोग निकाल लेंगे तो r² बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा 4π और r बराबर कितना हो जाएगा √2 बटा 4 इंटू पाई। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो √1/2π का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर में आएगा, मीटर को हम लोग फाइनली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आएगा 0.40 और इसको इतना मीटर आ जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 मीटर। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा आ रहा है, सॉरी 40 सेंटीमीटर, सही आंसर कौन सा आ रहा है ए। 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है द प्रेशर वेव, फिर से प्रेशर वेव का क्वेश्चन है। प्रेशर वेव इज ना correspond to the sound produced by a vibrating blade on a day when atmospheric temperature is 0 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है और उस समय टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर 0 डिग्री था, टी बराबर 0 डिग्री। इसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब पहला टेम्परेचर T1 जो दे रखा है 273 केल्विन दे रखा है और उसमें प्रेशर का वैल्यू इतना दे रखा है। इस प्रेशर के वैल्यू से हम लोग चाहें तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कितना हो जाएगा हम लोग अभी पढ़े थे v बराबर k/ओमेगा। k का वैल्यू कितना है ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो ओमेगा बाई के कर लेंगे। ओमेगा का मतलब 1000 बाई के का मतलब 3, इतना आ जाएगा v1 का वैल्यू। उसके बाद आगे बोल रखा है ऑन द सेम अदर डे व्हेन टेम्परेचर इज t, ठीक है। दूसरा दिन टेम्परेचर का वैल्यू मान लो कि अगर t है, द स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द सेम ब्लेड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी। उसमें साउंड का वैल्यू कितना हो जा रहा है v2 का वैल्यू 336 आ रहा है। एक कितना आएगा 333.3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का स्पीड दे रखा है। यहाँ पर एक टेम्परेचर नहीं दे रखा है T2। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ T पूछ रहा है कि टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V1/V2 हो जाएगा √T1/T2 के बराबर। मतलब कि हमारा जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। इसको भी मान लो कि डिग्री में होगा तो प्लस 273 कर करके केल्विन में इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सारा वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। V1 का वैल्यू कितना है 333.3 डिवाइडेड बाई V2 का वैल्यू कितना है 336। इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग कर दें तो इक्वल हो जाएगा। T1 का वैल्यू कितना लेना है 273 डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे T + 273। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद T का अप्रॉक्स वैल्यू ए आ जाएगा 4 डिग्री। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 10 to the power minus sin omega t plus k, ठीक है। x और y आर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करस्पॉन्डिंग, चलो इसमें से सही कौन सा ए पूछ रहा है। द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग द नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है kx प्लस ओमेगा टी, ओमेगा टी पॉजिटिव है, ठीक है। जब ओमेगा टी पॉजिटिव होता है तो वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करता है, तो वेव इज प्रोपगेट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये सही दे रखा है। स्पीड के लिए हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, v बराबर हम लोग का यहाँ पर जो फार्मूला होगा kx प्लस ओमेगा बाई के। ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है, ओमेगा का वैल्यू 50 दे रखा है और k का वैल्यू 2 दे रखा है, तो ए कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए।
तो 6 नंबर काफी ज्यादा आसान था और ये भी कब का पूछा हुआ है, 2019 का पूछा हुआ है। मतलब कि क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर से काफी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, रिसेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर दे रखा है ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y बराबर इतना, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू दे रखा है और के का वैल्यू दे रखा है। तो अगर यहाँ से भी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई मतलब कि 2 पाई बाई टी डिवाइड 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। भी का वैल्यू क्या था, होता था ओमेगा बाई टी, सॉरी ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के हम लोग यहाँ पर ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई बाई टी। अगर जरूरत पड़ा तो, हमको नहीं पता भी इसका रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगा भी निकालने का कि नहीं। यहाँ से 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो रहा है, ए आ रहा है लैम्डा बाई टी या फिर लैम्डा इंटू एफ के बराबर। आगे क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेव लेंथ, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए वेव वेलोसिटी इज ट्विच द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी आ गया। पार्टिकल वेलोसिटी हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, ऑक्सीलेशन वाला चैप्टर में पढ़े थे। ऑक्सीलेशन वाला चैप्टर में हम लोग वहां पर जो भी निकालते थे वो एम्पलीट्यूड, ठीक है, इंटू ओमेगा के बराबर होता था। और यहाँ पर जो हम लोग का भी आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाई टी के बराबर आ रहा है। तो ये वेव का है और ये पार्टिकल का है। इक्वेशन में क्या बोल रखा है, वेव वेलोसिटी इज ट्विच द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब कि 2 इंटू ए इंटू ओमेगा करेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा, लैम्डा बाई टी मिलेगा, लैम्डा बाई टी मिलेगा। हम लोग को निकालना क्या है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा 2a ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देख रहे हैं कितना दे रखा है, 10 बाई पाई दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग एम्पलीट्यूड 10 बाई पाई यूज कर लेंगे और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी और इंटू एक टी ए वाला। तो यहाँ से टी और टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एक कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन ए ट्रांसवर्स वेव द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रिस्ट एंड द नेबरिंग ट्रफ। पहले एक फिगर बना लेते हैं, ए हो जाएगा इसका क्रिस्ट और ए हो गया ट्रफ, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, इन दोनों का बीच जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 क्रिस्ट लेंगे ना, तो इन लोगों का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। तो ए कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। मतलब कि एक तरह से हम लोग को लैम्डा बाई 2 का वैल्यू दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। मतलब कि लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड ट्रफ एट द सेम पैलेस। एक ही जगह पर क्रिस्ट और ट्रफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, ए मतलब ए कितना हो जाएगा, ऊपर इतना दूर एम्पलीट्यूड कहलाता है और उतना ही नीचे मतलब 2 इंटू ए, 2 इंटू ए का वैल्यू डबल ऑफ एम्पलीट्यूड 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5। तो एम्पलीट्यूड मिल गया, लैम्डा मिल गया, ठीक है। और उसके बाद आगे बोल रहा है द नेक्स्ट क्रिस्ट अपीयर एट द सेम प्लेस एट ए टाइम इंटरवल 0.4 सेकेंड। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लगा है ना नेक्स्ट क्रिस्ट आने में, वो कितना लगा है, 0.4 सेकेंड लगा है, 0.4 सेकेंड। तो ए इसका टाइम पीरियड हो जाएगा कि ये एक कंप्लीट मतलब वेव बन गया। तो एक कंप्लीट वेव बनने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ये कितना हो गया, 0.4 सेकेंड। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन द मीडियम। अब बोला कि पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो किसी भी पार्टिकल का हम लोग जानते हैं, ऑक्सीलेशन में पढ़े थे कि उसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा के बराबर। अब एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना, 0.5, 1/2 और ओमेगा हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है। टी का वैल्यू 4/10, 4 10 ऊपर ले लेते हैं, तो ए बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 5 और 2 मतलब कि 5 पाई बाई 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में। ये 2013 का पूछा हुआ काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, When two sound wave travels in a same direction in a medium। यहाँ पर दे रखा है 2 साउंड वेव और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि दोनों का जो ओमेगा टी है दोनों माइनस माइनस है, मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो तरीका है y ए दे रखा है, ठीक है। y बराबर क्या हो गया, a cos kx माइनस ओमेगा इंटू टी। चलो ठीक है, y1 y2 एंड x आर इन मीटर, मीटर और सेकेंड में सारा कुछ दे दिया, यूनिट। स्पीड ऑफ साउंड मीडियम बोल रहा है कि स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव का स्पीड क्या होगा। तो साउंड वेव का स्पीड निकालने का तरीका क्या था, ओमेगा बाई के। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a cos kx माइनस ओमेगा टी, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई और k का वैल्यू
0.5 पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, इसको 5/10 लिख सकते हैं 100, और इसको लिखेंगे 5/10, मतलब कि 200 टाइम्स में एक कैंसिल हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 9 का सही आंसर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? द डिस्टर्बेंस वाई ऑफ ए वेव प्रोपगेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस दे रखा है, मतलब कि ये एक वेव का इक्वेशन है, और हम लोग जानते हैं कि वेव का जो इक्वेशन होता है ना, वो होता है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वी टी, इस टर्म में होता है। तो यहाँ पर जो x दिया हुआ है ना, इस x को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे x प्लस वी टी से, तब ये हमारा वेव के फॉर्म में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स प्लस वी टी का होल स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद t का वैल्यू कितना दे रखा है? t 2 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 1/1 प्लस एक्स प्लस 2v का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद दोनों को आपस में हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। निकालना क्या है? वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर, एक्स और वाई मीटर में है। द शेप ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन। द वेलोसिटी ऑफ वेव, बोल रहा है कि वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये जो हम लोग का इक्वेशन आ रहा है ओ, और ए वाला इक्वेशन, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस साइन लिख लेते हैं। तो अगर माइनस साइन वहाँ पर देते हैं तो ए बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस और माइनस 2v, ठीक है। अब हम लोग का ए इक्वेशन और ए इक्वेशन सेम आ गया, x माइनस, ठीक है। अब a यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? -2v, तो हम लोग लिख सकते हैं कि -2v हमारा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर v निकालेंगे तो -1/2 आएगा, या v का अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब एक्स के टर्म में दे तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए तो दे रखा था t बराबर 0 पर, इसलिए इसमें t दिख नहीं रहा है। हम लोग क्या करेंगे? इस तरह के इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देंगे। x को किस चीज से रिप्लेस करेंगे? x प्लस बी टी से रिप्लेस करेंगे, और जितना टाइम दिया हुआ रहेगा उतना टाइम दे करके इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि यही इक्वेशन जो है इक्वेशन सेम ही था। वही इक्वेशन t बराबर 2 रखने से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आसानी से कंपेयर करके हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y ऑफ वेव गिवन बाय, इस फॉर्मेट में इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना होगा x प्लस माइनस वी टी के टर्म में। x प्लस माइनस वी टी के टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप का इक्वेशन कन्वर्ट करना ऑलरेडी क्लास 10 में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसको हम लोग आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे √ax का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू √ax और प्लस √bt आ जाएगा, √bt सॉरी मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 √ax √bt। अगर इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a आ जाता है 2√ab और साथ में xt, और यहाँ पर भी xt अवेलेबल है, ठीक है। x पर रूट नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो b है, रूट जो है ना सिर्फ और सिर्फ a और b पर है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? √ax प्लस √bt का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। इसमें एक काम और हम लोग कर सकते हैं, अगर यहाँ से √a कॉमन ले ले तो √a कॉमन लेने से a बन जाएगा x प्लस √b बाई √a, है ना। इसमें हम लोग जहाँ पर √a नहीं दिखता है ना, उसमें से अगर जबरदस्ती कॉमन लेना है तो √a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ऊपर वाला को निकाल लेते हैं बाहर, नीचे वाला वैसे ही दिखता रह जाता है। तो इतना, और इसको फिर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो a बन जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस √b बाई √a इंटू टी। अब यहाँ पर a जो है ना, a भी का काम करेगा। हम लोग को निकालना क्या था? वेव मूविंग इन निगेटिव एक्स, इन निगेटिव एक्स में मूव कर रहे हैं या फिर पॉजिटिव एक्स में। यहाँ पर प्लस साइन है, टी के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस साइन। जब प्लस साइन लगा होता है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। तो वेव मूविंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड √b/a। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। चलो यहाँ पर इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। इफ द वेवलेंथ
लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है 0.08 एंड टाइम पीरियड टी कितना दे रखा है ये है 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देन अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए का एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो दे रखा है 0.005, चलो ठीक है। अल्फा और बीटा निकालने के लिए यहाँ पर ए क्या है के एक्स माइनस ओमेगा टी, के का वैल्यू कितना दे रखा है अल्फा और ओमेगा का वैल्यू कितना दे रखा है बीटा। अब टाइम पीरियड पता है तो सबसे पहले बीटा ही निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी का वैल्यू 2, तो चलो बीटा का वैल्यू कितना आ गया पाई, बीटा हम लोग को मिल गया पाई। तो बीटा का वैल्यू पाई हम लोग देख लेंगे कहाँ पर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद अल्फा भी निकाल लेते हैं। अल्फा का मतलब हम लोग का क्या था, अल्फा का मतलब के से था और हम लोग जानते हैं के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई को 2 पाई रहने देंगे और लैम्डा का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 8/100, तो इसको नीचे 8 और ऊपर में 100, तो ये आ जाएगा 2 4 25 कितना आ रहा है 25 पाई, तो 25 पाई इसमें दे रखा है। तो सही आंसर कौन सा 12 का था, 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या दे रखा है ए साउंड एब्जॉर्बर एटेन्यूट्स द साउंड लेवल 20 डेसिबल, ठीक है। द इंटेंसिटी डिक्रीज, कितना डिक्रीज कर गया, एटेन्यूट्स मतलब एक डिफरेंस दे रखा है लाउडनेस का, मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि L1 बराबर ले लेते हैं 20 log I1 बाई I0, ठीक है I1 बाई I0, और लाउडनेस 2 जो हम लोग का होगा तो हो जाएगा 20 log I2 बाई I0। रेफरेंस जो हम लोग का रहेगा वो I0 ही रहेगा दोनों केस में, यही फॉर्मूला हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी यूज किए थे। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो L1 माइनस L2 आ जाएगा, 10 कॉमन ले लेते हैं log I1 बाई I0, और माइनस माइनस को हम लोग डिवाइड भी लिख सकते हैं, डिवाइड I1 बाई I0, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 log ए I1 बाई I0 और ए I0 बाई I1, सॉरी I2, ए हमारा क्या था I2 था, तो ये हो जाएगा I1 बाई I2 के बराबर। और ये जो लाउडनेस का जो डिफरेंस दे रखा है ना और 20 दे रखा है, कहने का मतलब कि 10 के पावर जो 2 होगा वो हो जाएगा I1 बाई I2 के बराबर, मतलब कि ए कितना आ रहा है I1 बाई I2 का वैल्यू 100 आ रहा है, I1 बाई I2 का वैल्यू कितना आ रहा है 100/1। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंस लेने जाएंगे, यहाँ पर पूछा कि इंटेंसिटी डिक्रीज बाई फैक्टर, कितना डिक्रीज कर गया है इंटेंसिटी, तो अगर यहाँ से I2 निकालने जाएंगे ना तो I2 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है I1 बाई 100, I1 बाई 100, ये हो जाएगा I1 बाई 100, मतलब कितना डिक्रीज कर गया 100 गुना ज़्यादा डिक्रीज कर गया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 13 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए पार्टिकल इन ए मीडियम कैन बी एक्सप्रेस बाई इतना, ठीक है ए ओमेगा हो गया और एक एक्स हो गया, ठीक है एक्स इन मीटर। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड कितना होगा तो v बराबर ओमेगा बाई ए, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। कब का 2004 का क्वेश्चन था जो काफ़ी ज़्यादा आसान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए वेव ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज इतना, मतलब इसमें भी क्या क्या दे रखा है, ए हो गया ओमेगा और ए हो गया के का वैल्यू, ठीक है। तो निकालना क्या है द स्पीड, इसमें भी स्पीड ही निकालना है, तो v बराबर फिर से हम लोग 600 ओमेगा बटा के कर लेंगे, मतलब कि 300। तो सही आंसर क्या आ जाएगा ए, 15 का सही आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो अगर शुरू से हम लोग लेकर के चले 15 क्वेश्चन का, तो 15 क्वेश्चन में आई थिंक 3-4 क्वेश्चन जो था जो थोड़ा सा डिफरेंट था। ज़्यादातर तो सारा का सारा क्वेश्चन तो मतलब इक्वेशन से रिलेटेड ही पूछा है, जो वेव का नॉर्मल इक्वेशन है उससे रिलेटेड ही पूछा है। 1-2 क्वेश्चन था जो लाउडनेस से रिलेटेड था, 2 क्वेश्चन, और दोनों ही लाउडनेस वाला जो क्वेश्चन था दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा आसान था। तो कहीं कहीं पर स्टूडेंट को क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ जाए तो सारे क्वेश्चन को बहुत ईजिली, हमको लग रहा है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा समय लगे अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना चाहता है तो, मतलब जिसको पता हो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और ये चैप्टर पढ़ करके गया हो तो ये जो चैप्टर होता है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, मतलब ग्रेविटेशन के बाद का सारा ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस दिक्कत ये रहता है कि स्टूडेंट शुरू से लेकर ग्रेविटेशन चैप्टर आते आते पूरा का पूरा ईयर निकाल लेता है, उसका सारा ईयर ही खत्म हो जाता है, उसके बाद समय ही नहीं मिलता कि इधर वाला चैप्टर देख सके। तो अगर स्मार्ट तरीके से अगर स्टडी किया जाए ना
सब में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना करके इजी वाला क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में सारा चैप्टर का, उसके बाद मीडियम, उसके बाद टफ वाला, इस तरह से अगर 2-3 स्टेप में सारा चैप्टर या 3 बार सारे चैप्टर्स को कवर किया जाए ना, स्टूडेंट इस तरह से सोच करके चले कि सबसे इजी वाला क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में कवर कर लेना है मीडियम लेवल का। सेकेंड स्टेप में, जैसे कि मीडियम लेवल कहने का मतलब कि या तो नीट प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो, या फिर मेंस का जो 2000 से लेकर के 2020 का क्वेश्चन है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सोल्व कर लो। उसके अलावा एक भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं लिखना है। सेकेंड अटेम्प्ट में रिवीजन कर लेना है, या फिर जो उसी का नया क्वेश्चन है 2000 से लेकर के 2025 तक का, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है। और थर्ड स्टेप में अगर उसके बाद भी समय मिलता है तो IIT प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। लेकिन सारा करने के बाद, सारा जब आ जाए ना तभी दूसरा में हाथ लगाना है, नहीं तो पता चलेगा कि एक ही चैप्टर को करते रह गए, टाइम निकल गया, बेसिक चीज़ पता नहीं है, एडवांस एक चैप्टर का पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया।